थे, पर वो लोग बहुत ही भूखे थे। जिसके बाद वो एक स्लेब से मिले, जहाँ पर स्लेब्स ने उन्हें खाना पीना दिया, पर बदले में उन्हें अपना गुलाम बना लिया। जिसके बाद आरिसा यहाँ पर सभी लोगों को बुला लाती है, पर यहाँ पर लुलू नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत आज खराब थी। जिसके बाद इचिरो आरिसा को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि हमारे ग्रुप को जिस भी चीज की जरूरत हो वो तुम खरीद के लाओगी, आज से ये तुम्हारा काम है। तभी आरिसा उसके कान में कहती है कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसीलिए मैं इन पैसों को सेफ रखने के लिए इसके ऊपर मैजिक करने वाली हूँ। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर ज़ेना इचिरो से कहती है कि सच में ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। फिर इचिरो कहता है कि मैं आज एक नई जगह ढूंढने वाला हूँ ताकि ये सभी लोग एक अच्छी सुरक्षित जगह पर रह सकें। जिस पर ज़ेना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद वो दोनों ऑड जॉब्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक नाड़ी नाम की लेडी से होती है, जहां पर इचिरो उससे कहता है कि हमें रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। जिसके बाद वो लेडी उसे काफी सारी जगह दिखाती है। अगर आपको डेमी ह्यूमस के साथ रहना है तो वेस्ट टाउन आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। जिसके बाद वो लेडी उसे एक घर बताती है जो काफी सस्ते दामों में मिल रहा था, पर इचिरो को वो प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई और फिर वो उस लेडी को दूसरी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लेडी एक मार्केट प्लेस में उसे घर बताती है, पर उसे ये भीड़ भाड़ वाली जगह ज्यादा कुछ पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो लेडी उसे एक और घर दिखाती है जो बाहर से देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर जब वो अपने मैप में चेक करता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि घर के नीचे क्राइम डील की छिपने की जगह है, तभी इचिरो उस लेडी से कहता है कि इस घर की हालत देख के हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए तुम हमें कुछ और जगह दिखाओ। पर उस लेडी के पास अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर डेमी ह्यूमंस अच्छे से रह सके, और वो कहती है कि अभी तो मेरे पास कोई और जगह नहीं है, अगर मिलेगी तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। जिसके बाद वो दोनों मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात तामा और पोची से होती है, और वहीं पर एरिसा होती है। वो इचिरो से कहती है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। जिस पर इचिरो से कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुम अब पहले से काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। जिसके बाद इचिरो और ज़ेना एक एक्सेसरी शॉप पर आ जाते हैं, जहां पर इचिरो उसे एक इयररिंग गिफ्ट करता है, जिस पर ज़ेना उसे पहन लेती है और उससे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर इचिरो कहता है कि सच में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वो लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, इतनी ही देर में यहाँ पर तामा पोची और एरिसा आ जाते हैं, जिसे देखकर ज़ेना उस गिफ्ट को वहीं पर रख देती है। जिसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी, जिसे देख कर इचिरो कहता है कि मुझे ये ड्रामा और लव स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, जहां पर इस स्टोरी में सभी लोग मारे जाएंगे और हमारा मेन कैरेक्टर उसे क्लिप से फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन जाता है और जिन लोगों ने उसको मारा था उन सभी से वो अपना बदला लेता है, पर उसका बदला पूरा हो पाता इससे पहले एक होली नाइट उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो शो यहाँ पर एंड होता है, जिसको देखकर ज़ेना यहाँ पर रोने लगती है। जिसके बाद सीन कट होता है। तभी इचिरो और ज़ेना कहीं पर जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात ज़ेना के दोस्तों से होती है जिनकी हालत काफी खराब होती है। जिस पर वो लोग बताते हैं कि हम काफी सारे एंट से लड़े थे जिस वजह से हमारी हालत ये हो गई है। तभी यहाँ पर तामा पोची आती है, वो उसके पास एक मरी हुई आंट लेकर आई थी, जिसे देख कर इचिरो यहाँ पर सतर्क हो जाता है। वो जब अपने मैप में चेक करता है तो उसके आसपास काफी सारे दुश्मन हो जाते हैं, इसलिए वो सभी से कहता है कि तैयार हो जाओ। इतनी ही देर में उस टाउन की वार्निंग बेल बजने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद सिटी के अंदर काफी सारी एंट आने लगती है, जिसे देख के इचिरो कहता है कि ये है काफी सारी, पर इनका लेवल काफी ज्यादा कम है। उसी के साथ कुछ एंट तो अचानक टाउन के अंदर आते ही नीचे गिरने लगती है, जिस पर अरीशा कहती है लगता है ये मेरे बैरियर मैजिक का कमाल है। तभी इचिरो यहाँ पर सभी को लड़ने के लिए तैयार करता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर एंट्स को मारने लगते हैं। तभी इचिरो यहाँ पर एक घर का दरवाजा देखता है जो टूटा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर एंट्स ने हमला किया था। जिसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है और सभी एंट को खत्म कर देता है, पर इस वजह से यहाँ पर एंट का पॉइजन फैल गया था और ये घर किसी और का नहीं वही नाड़ी का है जो कुछ समय पहले उसे घर दिखा रही थी। तभी एक लड़की नाड़ी को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। दरअसल वो उसकी मैनेजर है और उसका लेवल 20 है। जिसके बाद इचिरो घर से बाहर निकलता है और देखता है कि सभी लोगों ने मिलकर उन सभी आंट को मार दिया। जिसके बाद हमें मोटेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इचिरो ने उन सभी को अपनी तरफ से पार्टी दी थी। तभी वो नोटिस करता है कि लुलू की अभी भी काफी तबीयत खराब है। खाना खाने के बाद इचिरो उसके लिए दवा लेने के लिए निकल जाता है। तभी एक पंखे उड़ते हुए उसके पास आता है, जहाँ पर वो देख के काफी हैरान था
कि इतना अजीब किस चीज का पंख है। उसी के साथ उसे अंधेरे में कुछ शैडो दिखाई देती है जो किसी को चोट पहुंचा रही थी। जहाँ पर बिना वक्त को जाया करे इचिरो उस पोस्टर के ऊपर अटैक करता है, बदले में वो शैडोज भी उसके ऊपर अटैक करती हैं, पर वो कुछ ही देर में उन सभी शैडो मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है जिसे वो शैडो परेशान कर रही थी। वो उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर वो रेड कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम हो कौन। जिस पर वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो तुम्हें बचाया है। जिस पर वो कहता है कि मैं शायद जिंदा ना बच पाऊं, पर तुम प्लीज प्रिंसेस को बचा लो। जिसके बाद सीन कट होता है। वो ऑड जॉब के ऑफिस के बाहर खड़ा था, पर काफी रात हो गई थी तो सभी लोग सो गए थे, इसलिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। जिसके बाद वो अपने मैजिक से यहाँ पर एक की बनाता है। वो वहाँ का दरवाजा खोलकर उन दोनों को वहाँ पर आराम करने के लिए कहता है, बट उन दोनों की शोर के वजह से यहाँ पर मैनेजर और नाड़ी जाग जाते हैं और देखने के लिए आ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर इचिरो से कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर ये देखो ये शायद तुम्हें जानता है। जब मैनेजर उसे देखती है तो पहचान लेती है कि ये रेड आर्मी का मार्क्स है, और वो कहता है कि रेड हैट के अलावा मैंने यहाँ पर किसी और को भी बचाया है। पर मैनेजर उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो एक एल्फ थी, बिल्कुल मैनेजर की तरह। पर जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि ये तो प्रिंसेस मिया है, और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे बचाना ही होगा। तभी प्रिंसेस अपनी आंखों को खोलती है, वो इचिरो को देखती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा है, और फिर सो जाती है। जिसके बाद नाड़ी और इचिरो उसके लिए दवा लेने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है। जब वो आरिसा के पास पहुंचता है तो आज की घटना के बारे में उसे सब कुछ बताता है। जिसके बाद इचिरो लुलू को जगाता है और उसको कुछ दवाइयां देता है। जिसके बाद वो वापस ऑफिस में आ जाता है और नाड़ी से पूछता है कि अब मिया की तबीयत कैसी है। जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है, बस थोड़ी सी थकान है। जिसके बाद इचिरो मिया का स्टेटस देखता है जो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। अब मिया भी नींद से जाग गई थी। जिसके बाद इचिरो उससे मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद नाड़ी उसके लिए खाना लाने के लिए यहाँ से चली जाती है। तभी इचिरो मिया से पूछता है कि आखिर तुम इस स्पिरिट को कैसे देख सकती हो। जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता, पर वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिया खाना खा लेती है और उसको यहाँ पर नींद आने लगती है। जिसके बाद इचिरो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि थोड़ी देर यहीं रुको। उसका मासूम चेहरा देखकर यहाँ पर इचिरो भी रुक जाता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर जाता है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर इचिरो उन सभी को मिया के बारे में बताता है, जहाँ पर वो सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे भी उससे मिलना है। जिस पे इचिरो उनसे कहता है कि हाँ तुम उससे मिल सकती हो, पर ध्यान रखना वो एक प्रिंसेस है। जिसके बाद वो सभी लोग मिया के पास पहुंच जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिया ज्यादा नहीं बोलती तो उन सभी को वो अपना नाम बताती है और शांत हो जाती है। जिसके बाद आरिसा कहने लगती है कि अरे ये तो काफी सुंदर है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें इचिरो और नाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर नाड़ी उससे कहती है कि तुम एक मर्चेंट हो, फिर भी तुम्हारे पास एक कार्ड क्यों नहीं है। जिस पर वो कहता है कि कुछ समय पहले पत्थरों की बारिश हो गई थी, जिस वजह से मेरी कार्ड वहाँ पर बर्बाद हो गई थी। जिस पर नाड़ी कहती है कि कोई बात नहीं, पर मैं एक मर्चेंट को जानती हूँ जो रिटायर्ड होने वाला है, तो उसकी गाड़ी तुम्हारे काम आ सकती है। अगर तुम चाहो तो उसकी कार्ड खरीद सकते हो। जिसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी को खोलता है और कुछ गोल्ड कॉइन एक बैग में भर के उसे दे देता है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो की कार्ड आ गई थी। तभी नाड़ी वहाँ पर आती है, वो उसे कुछ पेपर देके उसे उस कार्ड का ऑफिशियल ओनर बना देती है। जिसके बाद इचिरो नाड़ी से पूछता है कि आखिर मिया का घर है कहाँ पर, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हें साउथ की तरफ जाना है और वहाँ पर तुम्हें एक एल्फ विलेज मिलेगा, वही है उसका घर। और फिर इचिरो लुलू से कहता है कि मुझे देखो कार्ड चलानी नहीं आती, तो फिर तुम्हें ही चलाना होगा, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें देखकर सीख जाऊंगा। जिसके बाद वो कुछ ही दूर तक जाती हैं जहाँ पर मौसम खराब होने लगता है, जिसे देख कर इचिरो कहता है कि अब मुझे चलाने दो, क्योंकि इचिरो ने अपनी ड्राइविंग स्किल को मास्टर कर लिया था। उसी के साथ उसको काफी सारे टाइटल मिलते हैं। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हैं। जिसके बाद इचिरो विलेज पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि मिया उसका काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। उसी के साथ मिया उससे ये भी कहती है कि अब मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी है, मैंने अपने आप को एक मैजिक पोशन से ठीक कर लिया। तभी वो हीरो से कहती है कि मुझे तामा पोची ने बताया कि हनी बंस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे भी वही खाना है। तभी उसे फिर से महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसको एक उल्लू दिखता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। जिसके बाद वो मैनेजर से मिलने के लिए वहां पर चला जाता है। तभी इचिरो उस रेड कमांडर से पूछता है कि आखिर मिया के साथ क्या हुआ था।
जहाँ पर वो रेड बताता है कि मिया को कुछ लोगों ने किडनैप किया, जिसके बाद उन्होंने एक अंधेरी जगह पे उसे बंद कर दिया था, पर पता नहीं कैसे वो वहाँ से बाहर निकल आई। फिर उसने कहानी अपनी रेड मास्क को बताई और फिर हम सभी ने उसकी मदद की। तभी उन लोगों को नीचे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिस वजह से मैनेजर वहां पर देखने के लिए जाने लगती है। लेकिन इचिरो जब अपने मैप में देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद इचिरो बच्चों के पास जाता है क्योंकि बाहर का मौसम खराब था। जिसके बाद वो यहाँ पर बच्चों को कहानियां सुनाने लगता है। तभी वहां पर मिया आती है। वो सभी को एक कहानी सुनाने वाले थे, जहाँ पर कहानी थंडर स्ट्राइक और ड्रैगन के बारे में थी। तभी इचिरो तामा को देखता है, जो किसी चीज को देखकर डर रही थी और उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। जब वो भी उस तरफ देखता है तो उसे वही आउल दिखता है और फिर तभी अचानक वो आउल एक विजार्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इचिरो को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बड़े ध्यान से उसको देख रहा था। अब उस विजार्ड को देखकर यहाँ पर सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो लोग विजार्ड के ऊपर हमला कर पाते इससे पहले विजार्ड उन सभी को फ्रीज कर देता है। बट इचिरो उसके मैजिक से बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाता है, जिस पर वो नीवन कहता है कि तुम काफी ताकतवर लग रहे हो, तुम मेरे हमले से काफी आसानी से बाहर निकल आए। तभी इचिरो उसके प्रोफाइल को चेक करता है ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक अनडेड किंग है, पर सिर्फ 41 लेवल का। और फिर उसी के साथ वन डेड उससे ये भी कहता है कि मैं मिया को अपने साथ यहाँ से ले जाने के लिए आया। जिस पर इचिरो कहता है कि अगर तुम मिया को अपने साथ ले जाना चाहता है तो फिर कोशिश करके देख लीजिए। बात सुनकर अनडेड को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शैडो की मदद से यहाँ पर इचिरो को उल्टा लटका देता है। और फिर अचानक इचिरो यहाँ पर उसकी पकड़ से बहुत ही आसानी से आजाद हो जाता है, जिस वजह से आरिशा को भी यहाँ पर टाइम मिल जाता है अपना अटैक को फुल चार्ज करने के लिए। जिसके बाद आरिशा अनडेड के ऊपर अपना अटैक छोड़ देती है, जिस वजह से यहाँ पर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खुश हो जाते हैं, जब वहाँ से चमक हटती है, तब हमें दिखता है कि उस अनडेड किंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वो उसके इतने पावरफुल अटैक को बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर गया। तभी वो अनडेड किंग यहाँ पर मिया को पकड़ता है और एक पोर्टल में डालने लगता है और कहता है कि तुम लोगों के वजह से मेरे यहाँ पर काफी समय बर्बाद हो गया। और यहाँ से जाते जाते वो सभी को धमकी देता है, अगर तुम्हें मिया को बचाना है तो क्रेडल पे आ जाना। इतना कहने के बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। उसी के साथ इचिरो सभी से कहता है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं मिया को बचा कर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो एक पोर्टल में कूद जाता है, जहाँ पर वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जिसके बाद वो अपना मैप खोलता है, पर उसका मैप यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। जहाँ पर कुछ देर बाद वो अचानक किसी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर जाता है और वो अपने सामने अनडेड किंग को देखता है, जहाँ पर अनडेड किंग काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि ये तो असंभव है, आखिर तुम इस जगह पे कैसे आ गए। जिस पर इचिरो कहता है कि मेरे पास एक एम्बलेट है, जिस वजह से तुम्हारा मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी इचिरो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर वो अनडेड किंग उसको वापस से क्रेडल के स्टार्ट में भेज देता है। वो कहता है कि कोई भी यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं आ सकता, शायद इसने चीटिंग की है, इस वजह से उसने क्रेडल के स्टार्ट में उसे भेज दिया था। जब वो वापस से स्टार्टिंग में पहुंचता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मिया को बचाना ही होगा, और वो हमें ये भी बताता है कि ये काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 200 से ज्यादा फ्लोर्स हैं। जिसके बाद इचिरो क्रेडल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना बहुत सारे मॉन्स्टरों से होता है। वो उनसे लड़ता है और आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते वो एक ड्राइड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ड्राइड उससे एमपी मांगने लगती है क्योंकि वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकती। उसके पास सिर्फ टेलीपोर्ट की पावर है, जहाँ पर इचिरो ने उसे काफी सारा मैजिक दे दिया था। जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कहाँ पर जाना है, जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे टॉप फ्लोर पे जाना है जहाँ पर वो बॉस है। जिस पर वो ड्राइड कहती है कि मैं वहाँ पर तुम्हें नहीं पहुँचा सकती, मेरी पावर की लिमिट सिर्फ 100 ही फ्लोर तक सीमित है, अगर तुम्हें उससे ऊपर भी जाना है तो तुम्हें फिर से मुझे ढूंढना होगा और माना को देना पड़ेगा। जिसके बाद वो लड़की इचिरो को 100 फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक गार्डियन का फ्लोर था और वहाँ पर काफी ज्यादा गार्डियंस भी थे। उसी के साथ उन सभी की रक्षा करने के लिए एक बड़ा सा आयरन गोलेम था। तभी वो गार्डियंस लड़कियां वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर पहुंच गए हो तो इसका मतलब तुम काफी ताकतवर हो, पर यहाँ पर उसका सबसे बड़ा खतरा गोलेम था। तो वो गोलेम की कमजोरियां यहाँ पर ढूंढने लगता है। तभी इचिरो अपनी गन निकाल के उस गोलेम के सिर पर शूट करता है, जिस वजह से वो गोलेम यहाँ पर हार जाता है। गोलेम के हार जाने के बाद वो गार्डियंस यहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं इचिरो को हराने का। जिसके बाद यहाँ से 3 लड़कियों में से 2 लड़की यहाँ से भाग जाती हैं, पर यहाँ पर तीसरी लड़की इचिरो के साथ फाइट करती है, पर इचिरो एक ही झटके में उसको यहाँ पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उसको बेड पर लेटा देता है और उसके रूम को एक्सप्लोर करने लगता है।
तभी उसको नजर जाती है कि यहाँ पर भी एक ड्राइड होगा, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसको एक ड्राइड मिल भी जाती है, पर वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसके बाद इचिरो से पानी पिलाता है और फिर वो थोड़ी देर में यहाँ पर वापस तंदुरुस्त हो जाती है। जिसके बाद वो ड्राइड उससे मैजिक पावर मांगने लगती है और इचिरो भी उसको मैजिक पावर दे देता है। जिसके बाद वो ड्राइड अब विश पूरी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जहाँ पर इचिरो उससे कहता है कि मुझे टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर दो, जहाँ पर वो ड्राइड उसे टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है। थोड़ी समय बाद वापस इचिरो की मुलाकात उस अनडेड किंग से होती है, जहाँ पर वो अनडेड कहता है कि तुम कोई मार्चर नहीं हो, तुम एक लेजेंडरी वॉरियर हो। जिसके बाद वो किंग अपनी एक बहुत ही भयंकर स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे जीत जाओगे, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें यहाँ पर काफी सारे लोगों से लड़ना होगा और हो सकता है कि वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अनडेड किंग के कहने के बाद यहाँ पर काफी सारे गार्डियंस और काफी सारे गोलेम भी आ जाते हैं, और जब इचिरो की पावर लेवल को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा कम होती है। जिसके बाद वो भी उन सभी गोलेम से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद वो अपनी फाइटिंग स्किल को मैक्स करता है और सीधा उस गोलेम के ऊपर अटैक कर देता है। उसी के साथ उसे उन सभी के साथ फाइट करने में अपने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे, और फिर कुछ ही देर बाद यहाँ पर इचिरो सभी को हरा देता है। उनमें से सिर्फ एक लड़की को होश था, जहाँ पर इचिरो एक ही पंच में उसको भी सुला देता है, और सोते सोते वो कहती है प्लीज मेरी मास्टर की आखिरी विश पूरी कर देना। जिसके बाद वो इस स्टेज को क्लियर कर लेता है और अनडेड किंग के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो अनडेड किंग काफी शॉक होता है और रिवॉर्ड के रूप में उसे शॉट देता है। उसी के साथ वो हंसती हुई कहता है कि मैं काफी लंबे समय से किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मुझे मार सके। तभी अनडेड किंग उसे बताता है कि मैंने एक समय पे बहुत सारे लोगों को मारा था, वो सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि उन सभी ने मेरी मासूम फैमिली को मार दिया था, जिस वजह से भगवान ने उसे हमेशा के लिए श्राप दे दिया और वो एक अनडेड बन गया, इसलिए तुम मुझे मार डालो, मैं अब इस जिंदगी में नहीं रहना चाहता। जिसके बाद इचिरो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो यहाँ पर काफी ग्लो कर रही थी। वो एक ही झटके में उस अनडेड किंग को यहाँ पर खत्म कर देता है, पर वो मरते समय अनडेड यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो शायद अपनी फैमिली से वापस मिल पाएगा। अनडेड के मर जाने के बाद इचिरो को यहाँ पर एक टाइटल मिलता है, उसी के साथ उसे एक रिंग भी मिलती है। तभी इचिरो को याद आता है कि किंग के मर जाने के बाद थोड़ी देर बाद ये जगह तबाह हो जाएगी। तभी वो यहाँ पर सभी को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो सभी को एक साथ यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। तभी इचिरो को एक लड़की के बारे में याद आता है जो नीचे बेहोश पड़ी हुई थी, अगर ये जगह तबाह होगी तो वो भी यहाँ पर दब के मर जाएगी। जिसके बाद इचिरो उसे लेने के लिए यहाँ से कूद जाता है। जब वो उस लड़के के पास पहुंचता है तो उसे अपने कंधों पे उठाता है और ड्राइड के पास जाता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। जिसके बाद वो लोग डील करते हैं और वो लड़की उन्हें नीचे ले जाती है। उसी के साथ वो लड़की उससे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्ट की वेव आ रही है। पर इचिरो उससे कहता है कि इस वेव से तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है, पर वो लड़की कहती है कि जब तक यहाँ पर पेड़ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद इचिरो यहाँ से बहुत ही स्पीड में भागने लगता है, पर सॉल्ट वेव भी उसके तरफ काफी स्पीड से आ रही थी। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने लगता है ताकि उसको उस वेव से थोड़ा समय मिल पाए और वो यहाँ से बाहर निकल पाए। जिसके बाद इचिरो उस लड़की को लेकर एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस वेव की वजह से क्रेडल गिरने लगा है। तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो सभी लोग मिलकर इचिरो का इंतजार कर रहे थे, पर फॉग होने के कारण वो उसको नहीं देख पा रहे थे। पर जब वो नजदीक आता है तो यहाँ पर आरिसा जब उसे देखती है तो यहाँ पर रोने लगती है, और यहाँ पर बाकी के गार्डियंस भी अपने दोस्त को देखकर यहाँ पर काफी खुश थे। तभी वो लोग अपने मास्टर के बारे में उससे पूछती हैं, जहाँ पर इचिरो उन्हें एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पर वो लोग अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और इचिरो से कहते हैं कि आज से आप ही हमारे मास्टर हो। उसी के साथ वो लड़कियां कहती हैं कि हमें बस एक काम है, क्योंकि ये रिंग हमारे पुराने मास्टर की वाइफ की है, इसीलिए हमें उनके वाइफ की ग्रेव के पास इसे छोड़कर आना होगा। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो लोग यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलने लगती हैं, क्योंकि जो इसमें हरा वो यहाँ पर रुकेगा। जहाँ पर एक नारा नाम की लड़की हारती है इचिरो ने जिसकी जान बचाई थी। जिसके बाद इचिरो अपने दोस्तों को लेकर टाउन की तरफ जाने लगता है। जब वो सभी लोग टाउन में पहुंचते हैं तभी ज़ैना इचिरो से मिलने के लिए आती है। ज़ैना यहाँ पर उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तभी इचिरो ज़ैना से कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मैं कुछ ही समय बाद यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे मिया को उसके विलेज छोड़ने जाना है। ये सुनकर ज़ैना उदास हो जाती है।
पर इचिरो कहता है कि तुम उदास मत हो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास काफी सारी कहानियां होंगी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो मिया को लेकर उसके विलेज के लिए निकल गया था। तभी अचानक जैना आ जाती है और वो इचिरो को बात करने के लिए रोक लेती है, जहाँ पर जैना उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती थी, पर मेरा भी एक परिवार है। जब मेरा भाई फैमिली का हेड बन जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। दरअसल जैना यहाँ पर उसको गुड बाय कहने के लिए आई थी, जिसके बाद इचिरो भी यहाँ से चला जाता है। सफर पे चलते चलते उन सभी को भूख लगाई थी, जहाँ पर वो एक जगह पे ब्रेक लेते हैं और खाना खाते हैं। पर यहाँ पर सभी का पेट भर जाता है, पर दूसरी तरफ लीजा सभी के लिए पैनकेक बना रही थी। तभी इचिरो उसके पास आता और कहता है कि सभी का पेट भर गया, फिर भी तुम पैनकेक क्यों बना रही हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि आगे चल के हमें फिर से भूख लगेगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही सब कुछ बना लूं। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम कह तो ठीक रही हो, पर हमारे पास इसे रखने के लिए जगह नहीं है। और तभी यहाँ पर आरिसा आती है, वो उन सभी को एक आइटम बॉक्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम लोग चाहो तो इसमें खाना रख सकते हो। तभी इचिरो अपने इन्वेंटरी में आइटम बॉक्स को देखता है और उसके आइटम बॉक्स को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि उसने अभी तक अपना स्टोरेज अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। उसे नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी जाने से पहले इचिरो अपने घोड़े का प्रोफाइल को चेक करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि घोड़े को अभी कुछ आराम की और जरूरत है। तभी उसको कुछ अजीब सी जगह दिखती है, जहाँ पर वो तामापोची से कहता है कि ये जगह कौन सी है, और वो उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो ये जगह थोड़ी देर के लिए घूम सकती हो। जिसे सुनकर वो दोनों यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उन दोनों के पीछे एरिसा भी चली जाती है और तभी इचिरो कहता है कि तुम लोग वहाँ पर खूब मजे करना, जब जाने का वक्त होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। तभी इचिरो एक जगह पे बैठ जाता है। इतनी देर में वहाँ पर एरिसा आती है और वो इचिरो से कहती है कि तुम जल्दी मेरे साथ चलो। जिसके बाद एरिसा उसे एक अजीब जगह पे ले जाती है, जिसे देखते इचिरो कहता है कि ये काफी अजीब है, मैंने ऐसी जगह कहीं ना कहीं तो देखी है। तभी इचिरो अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक छोटी लड़की होती है और वो उसे जिंदगी के बारे में बता रही थी कि आखिर जिंदगी कितनी छोटी होती है और गॉड की जिंदगी कितनी ज्यादा होती है। तभी उसके पीछे से इचिरो आता है और वो उससे कहता है क्या रिकार्नेट रियल होता है या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तभी एरिसा उसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि इचिरो अपने ख्यालों में कहीं खो गया था। इचिरो यहाँ पर अपने होश में तो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसी लड़की के बारे में सोचता है कि आखिर वो कौन थी, क्योंकि वो उस लड़की से आज से पहले कभी भी नहीं मिला था। जिसके बाद इचिरो अपने पूरे होश में आ जाता है और अपनी पावर से इस जगह को जानने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये जगह एक ट्रैवल गेट है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम गेम में चीट करके कुछ लेवल स्किप कर देते हैं। तभी आरिसा उससे कहती है क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? जिस पे इचिरो कहता है कि नहीं, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इचिरो मैजिक सीखने की कोशिश करने लगता है। उसी के साथ वो कुछ नए मैजिक बनाने की भी सोचता है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं आता। तभी उसकी नजर मैप पर जाती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई ऐसा है जिसको वो बहुत अच्छे से जानता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये सभी तो रैटमैन है। जिसके बाद इचिरो रैटमैन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सभी रैटमैन उसको शुक्रिया अदा करते हैं प्रिंसेस की जान बचाने के लिए। जिसके बाद वो रैटमैन कहते हैं कि हमें एक जरूरी काम है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर इचिरो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग कल मिलते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो एक जगह पर बैठा था। तभी वो अपनी इन्वेंटरी को चेक करता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मेरी इन्वेंटरी ज़्यादा बेस्ट है या फिर आरिसा का आइटम बॉक्स। जिसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों को निकालता और रखता है और अपने इन बॉक्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो अपने आइटम बॉक्स के अंदर एक जलते हुए कागज को डालता है और थोड़ी देर बाद निकालता है, जहाँ पर उसकी याद अब बुझ जाती है। जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मेरी इन्वेंटरी आरिसा के आइटम बॉक्स से बहुत अच्छी है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात फिर से उन रैटमैन से होती है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर रैटमैन की ग्रेव पर आते हैं। वो रैटमैन जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी मिया की जान बचाने के लिए। जिसके बाद मिया उस ग्रेव के पास जाती है और उसको शुक्रिया अदा कहती है। उसी के साथ मिया यहाँ पर प्रे भी करती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तब उसकी प्रेयर के वजह से ही यहाँ पर वो ट्री ग्लो करने लगता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक इंसान एक औरत को परेशान कर रहा है। तभी इचिरो उसका चेहरा देखता है, जहाँ पर लीसे उससे कहती है कि इससे तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये बुरा आदमी है। क्योंकि मैं इससे एक बार सिटी में मिली थी, जहाँ पर ये मेरे पैसे टैक्स के नाम पर छीनने की कोशिश कर रहा था।
जहाँ पर थोड़ी देर बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद इचिरो उन लोगों के पास जाता है और उनको एक मैजिक पोशन देता है, क्योंकि उन सभी की हालत काफी खराब थी और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। जिसके बाद वो दोनों उसे शुक्रिया अदा कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर उन सभी को दिखाया जाता है, वो सभी यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे। तभी यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, पर यहाँ पर आरिसा और इचिरो मैजिक पोशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी समय बाद इचिरो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पोशन बनाता है, जिससे इंसान की हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए। जिसके बाद वो एक वाइन उठाता है ताकि वो उस पोशन को उसमें स्टोर कर सके। तभी वो उसके नीचे देखता है तो वहां पर एक मैजिक सर्कल बना होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका आइटम अब खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो अपनी आसपास की सिटी को ढूंढने लगता है। तभी मैप में उसे एक नौकी नाम की सिटी मिलती है। कुछ समय बाद वो लोग नौकी सिटी पहुंच जाते हैं। तभी वो लीसे के साथ एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो बहुत ही तेजी से वहां से भाग रहा था। जिसके बाद वो लोग शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। जिसके बाद इचिरो अपने सभी आइटम का नाम बता देता है कि उसको क्या क्या चाहिए। जिस पर वो लेडी कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये सभी सामान दे देती, पर तुमसे पहले जो इंसान आया था वो सभी आइटम को लेकर चला गया। जिसके बाद इचिरो शॉप से बाहर निकलता है और लीजे से कहता है कि तुम यहाँ से अभी जा सकती हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो अपनी जेब से कुछ निकालता है, जो कुछ मैजिक स्क्रॉल थे जो उसने उस शॉप से बाय किए थे। जिसके बाद वो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैजिक सीखने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर घूमने लगता है ताकि अपने मैप को अच्छे से अनब्लॉक कर सके। तभी वो चलते चलते एक बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है और तभी उसको मैप में पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तभी अचानक वो सभी लोग इचिरो के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो उसके हमले से बचता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और उसके ऊपर लगातार हमले करते रहते हैं। तभी इचिरो को उन सभी लोगों के साथ एक लड़की दिखाई देती है, जहाँ पर इचिरो उनसे कहता है कि देखो मेरे ऊपर हमला मत करो, मुझे तुम लोगों से नहीं डरना। लेकिन वो लड़की इचिरो की बात नहीं सुनती और उसके ऊपर लगातार हमले करती रहती है और वो कहती है कि मेरा मैजिक तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा। जहाँ पर उस लड़की को लगने लगता है कि वो अब उससे हार जाएगी। जिसके बाद वो अपने मास्टर को यहाँ पर बुलाती है। वो एक विच होती है। वो इचिरो से बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करती है और अपना नाम बताती है। वो सब उसने इसलिए किया था क्योंकि इचिरो के पास एक बहुत ही काम की चीज है। जिसके बाद विच इचिरो को एक जगह पर ले जाती है और वहाँ पर उससे कहती है कि मुझे माफ करना, हम लोगों ने आपको बिना ही जाने आपके ऊपर हमला करना चालू कर दिया। जिस पर इचिरो से कहता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आया था। फिर उन दोनों की बात हो जाती है, जहाँ पर वो विच अपनी स्टूडेंट से कहती है क्या तुमने वो पोशन बना लिया। तभी इचिरो उस विच से पूछता है कि आखिर आप इतने सारा पोशन का क्या करोगे। जिस पर वो विच कहती है कि हम इसे सीसी में भर के बेचते हैं। जिसके बाद विच के साथ इचिरो वहां से बाहर निकलता है और विच उसके ये रास्ता बना देती है ताकि वो उस जंगल से आसानी से बाहर निकल पाए। जिसके बाद सीन कट होता है, जहाँ पर इचिरो एक जगह पर बैठकर कॉफी पी रहा था, जहाँ पर उसकी नजर दो लोगों के ऊपर जाती है जहाँ पर वो आपस में झगड़ रहे थे। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका इचिरो काफी टाइम से वेट कर रहा था। जहाँ पर इचिरो काम के बारे में उससे पूछता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, अगर तुम्हें वॉइस बनाना सीखना है तो तुम मेरे यहाँ पर सीख सकते हो। जिसके बाद फिर से इचिरो उन दोनों को देखने लगता है। वो जितना भी उनको देखता है उसको वो लोग उतने ही अजीब लगते हैं। तभी कुछ देर में यहाँ पर मिया, नाना और एरिसा आ जाते हैं। जिसके बाद वो इचिरो को अपने साथ ले जाते हैं। तभी वो मैप में नोटिस करता है जहाँ पर कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, पर वो कुछ ही देर में समझ जाता है कि वो सभी लोग विच के स्टूडेंट हैं। जिसके बाद सीन कट होता है, जहाँ पर हमें ईना यानी कि उस विच की स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। तभी वहाँ पर इचिरो आ जाता है और वो इने से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। पर ईना थोड़े दूर जाती है, जहाँ पर उसकी एक टक्कर हो जाती है, जिस वजह से उसका पूरा कार्ट तबाह हो जाता है। जिस वजह से उसके काफी सारे पोषण यहाँ पर खराब हो जाते हैं क्योंकि वो टूट गए थे। ये देखने के बाद इन्हें यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उन्हें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जिसके बाद सीन कट होता है, जहाँ पर इचिरो एक बिजनेसमैन के पास जाता है, जहाँ पर वो हमेशा कीने के पोषण खरीदता है। पर उस आदमी को अर्जेंट पोषण चाहिए थे। जिस पर इचिरो उससे कहता है कि हमें माफ करना, हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से काफी सारे पोषण खराब हो गए, इस बार हम आपको सारे पोषण डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो आदमी इचिरो की बातें बिल्कुल भी नहीं मानता और वो काफी गुस्से में उससे बात भी करता है। तभी इचिरो की नजर उसके पीछे खड़े हुए इंसान के ऊपर जाती है
तभी उसे याद आता है कि ये तो वही बुरा इंसान है जो कुछ लोगों को परेशान कर रहा था। तभी वो आदमी कहता है कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था, अगर तुम लोग उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे तो हम ये समझौता कैंसिल करते हैं। अगर तुम लोग शाम होने से पहले 300 पोषण लेके आओगे तो ये डील कहीं नहीं जाएगी और हमारा ट्रस्ट है तुम्हारी पर और बढ़ेगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो हमें ये डील तोड़नी होगी। पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर इचिरो को सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। उसे याद आता है कि कैफे के अंदर ये दोनों ही थे जो आपस में झगड़ रहे थे और किसी डील को कैंसिल करने की कह रहे थे। इसका मतलब ये सब इन्हीं का प्लान था। जिसके बाद इचिरो अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करता है और उन सभी से थोड़ी समय की डिमांड करता है ताकि वो सभी पोशन को कंप्लीट करके इन्हें दे पाए। वो आदमी उसकी बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था और सोचता है कि ये लड़का सारे पोशन को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो आदमी एक नई डील का उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर इन्हें इचिरो से पूछ रही थी कि आखिर हम शाम तक इस डील को कंप्लीट कैसे करेंगे। अगर हम लोग खूब मेहनत करें तो पोशर तो बन जाएगा, पर उनको स्टोर करने के लिए हमें सीसी यानी कि वो वाइस चाहिए जो कि हमारे पास एक भी नहीं है। जिस पर इचिरो कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक तरीका है। जिसके बाद इचिरो उसी इंसान के पास जाता है जो उसे कल मिला था, पर वो आदमी उसे मना कर देता है और कहता है कि इतनी सारी बोतल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ये नामुमकिन है एक दिन में। और वो आदमी उसकी मदद करने से मना कर देता है। जिस पर इचिरो कहता है कि आपको नहीं मदद करनी है तो मत कीजिए, पर हमें आपका स्टोर एक दिन के लिए चाहिए ताकि हम वाइन्स बना पाएं। पर यहाँ पर वो आदमी बहुत ही अच्छी दिल का निकलता है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत या फिर मेरे स्टोर की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा। ये सुन के इचिरो बहुत खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। जब वो लोग स्टोर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग वाइस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो सही से नहीं बन पा रहे थे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था ना यार। और तभी हमें इचिरो को दिखाया जाता है जिसने कुछ ही समय में यहाँ पर काफ़ी सारे वाइस बना दिए थे, लेकिन उनको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। जहाँ पर मिया अपनी मैजिक पावर से उन्हें सुखा रही थी ताकि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जहाँ पर शाम तक उनका सभी काम खत्म हो जाता है और वो सब अब फ्री हो चुके थे। इतनी ही देर में यहाँ पर वो बुरे आदमी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बिना परमिशन के यहाँ पर वॉइस बनाई, जो कि ऐसा करना यहाँ पर इलीगल है। जिस पर इचिरो उनसे कहता है कि देखो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पर वॉइस बनाना सीख रहे हैं। पर वो बुरा आदमी उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर चीज़ों को तोड़ने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आरिसा उन टुकड़ों को उठाती है और कहती है कि ये तो हमारे नहीं है। जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने उस वॉइस को ऐसी जगह पर छुपा दिया था जहाँ पर कोई भी उसे ना ढूंढ पाए। जहाँ पर आरिसा कहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ पर तुमने ये सब छुपा दिया। तभी इचिरो अपनी इन्वेंटरी को खोलता है और सभी बोतल को बाहर निकालता है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी इचिरो से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुमने 300 बोतल कंप्लीट करनी है क्या। जिसके बाद इचिरो उस आदमी के पास जाता है और उन्हें डिलीवरी रसीद दे देता है। ये सब देखकर वो काफ़ी शौक हो जाता है कि आखिर इस लड़के ने ये ऐसा कैसे कर दिया, हमने तो इसकी सारी बोतलों को तोड़वा दिया था। फिर वो आदमी इचिरो को इग्नोर करने लगता है ताकि जल्द से जल्द शाम हो जाए और उसको साइन ना करना पड़े और यह डील यहीं पर कैंसिल हो जाए। तभी इचिरो उसकी चाल को समझ जाता है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है और वो आदमी कहता है कि रहने दो, वो आदमी बहुत घमंडी है, मैं तुम्हारे पेपर पर साइन कर देता हूँ। क्योंकि वो आदमी भी एक काउंट था और वो आदमी कहता है कि तुम्हारे वजह से किंगडम के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और तुम काफ़ी बुरे इंसान भी हो। और वो काउंट कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से फटाफट निकल जाओ। पर वो आदमी उसकी भी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था। जिसके बाद अकाउंट अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है। इतने में ही इचिरो उन दोनों आदमी को बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखा देता है। इचिरो उन दोनों को इतना मारता है कि मारते मारते उनको बेहोश कर देता है। जिस पर काउंट कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरा काम है। जिस पर इचिरो कहता है कि आपके आसपास बच्चे हैं तो आप स्वेट से इनको सबक नहीं सिखा सकते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इचिरो वापस अपनी टीम के साथ सफर पर निकल जाता है। जिसके बाद हमें ज़ैना को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक लेटर आया हुआ था जो इचिरो ने भेजा था, जहाँ पर उसने अपनी जर्नी के बारे में ज़ैना को बताया था कि आखिर वो कैसी चल रही है। तो फिर आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे जो खुशी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो फिर कर लो यार।